नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हमने दो पार्ट में बात कर ली है शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा की, और इसके साथ साथ शिक्षा की जो दार्शनिक संप्रत्यय हैं, दार्शनिक संप्रत्यय का मतलब दोस्तों कॉन्सेप्ट कि जो फिलोसफर हैं उनके अनुसार शिक्षा क्या है, जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार शिक्षा क्या है, और इसी तरह जो आज हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो शिक्षा को क्या मानते हैं। तो इस थर्ड पार्ट में हम लोग बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो शिक्षा है, हमें शिक्षा के अर्थ को समझने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे विशिष्ट जो तथ्य हैं, विशिष्ट जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी पढ़ना पड़ता है। और इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एक व्यापक शब्द है, और शिक्षा शास्त्र जो है वो भी एक तरीके का व्यापक शब्द है। और शिक्षा चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, हर जगह पर शिक्षा का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। लेकिन हम ये भी समझेंगे आज की इस वीडियो में कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और शिक्षा का कह सकते हैं कि सही संप्रत्यय क्या है, वास्तव में एक पूर्ण शिक्षा की परिभाषा क्या है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में यही सारी बातें करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला जो पॉइंट है कि शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय, अर्थात जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है। तो ये इस तरह के जो फिलोसफर हैं उनका ये मानना है कि शिक्षा का जो विचार केंद्र है, या ये कह सकते हैं जो राजनीति शास्त्री हैं, उन लोगों का विचार केंद्र क्या है। उन लोगों का विचार केंद्र है राज्य और उसका शासन तंत्र। तो राज्य और उनका शासन तंत्र, ये उनका जो है विचार केंद्र है। पूरी तरीके से इन दोनों पर वो फोकस करते हैं, और उनका ये मानना है कि शिक्षा का काम क्या है, राष्ट्र का निर्माण करना। शिक्षा का काम क्या है, राष्ट्र का निर्माण करना, अर्थात शिक्षा राष्ट्र के निर्माण का एक साधन है। और ये भी कहते हैं कि एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण उसके श्रेष्ठ नागरिकों से होता है, और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण शिक्षा के द्वारा होता है। तो एक राज्य की अगर हम संकल्पना करें, तो एक राज्य एक आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मजबूत कैसे होगा। वो मजबूत तभी होगा जब उस राज्य में रहने वाले नागरिक मजबूत होंगे, राइट। तो वो जो यही कहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें उस राष्ट्र पे निवास करने वाले जो नागरिक हैं उनको श्रेष्ठ करना पड़ेगा, और उनको श्रेष्ठ करना ही शिक्षा का काम है, राइट। और इन्होंने इनकी एक जो परिभाषा है वो यहाँ पर दी गई है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। तो ये जो परिभाषा है, ये जो बात है, वो पूरी तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कही गई है। और ये सिर्फ उसी पर फोकस करती है कि राज्य और उस पर निवास करने वाले नागरिक और उस राज्य का शासन तंत्र क्या है, उसके अनुसार ही शिक्षा की ये बात करते हैं। अगली जो बात है, अगला जो कॉन्सेप्ट है, वो है शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय। शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय। अब ये आर्थिक संप्रत्यय क्या है? ये जो अर्थशास्त्री हैं उनका जो विचार केंद्र है, उनका विचार केंद्र क्या है? उनका विचार केंद्र है राज्य की जो आर्थिक स्रोत हैं और जो आर्थिक तंत्र है, इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है, इकोनॉमिकली जो सिस्टम है, अर्थात ये धन की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, और पूरी जो कह सकते हैं एक तरीके से आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं, अर्थात क्रय विक्रय, इन सारी चीज़ों से, लेन देन से लेकर के सारी चीज़ों को, क्रियाओं को देखते हैं। और इनका ये मानना है कि शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा एक तरीके की उपभोग की वस्तु है, और ये उत्पादन का एक कारक भी है। अर्थात शिक्षा जब हम लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देश के उत्पादन में एक अच्छे भागीदार के रूप में देखे जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है और वो जिस तरह से देश की आर्थिक संपन्नता में अपना योगदान दे सकता है, उतना अशिक्षित व्यक्ति नहीं दे सकता है। जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चाइना, तो ये जो विकसित राष्ट्र हैं, इन विकसित राष्ट्र का जो एक कारण है, कि वजह है, वो शिक्षा ही है। क्योंकि जिस देश में जो वहाँ का मानव संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है,
वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं अगर वो स्किल्ड नहीं हैं, वो काम करने में दक्ष नहीं, उनके पास कोई कौशल नहीं है, वो काम सीखे नहीं हैं, तो वो बेहतर तरीके से काम को नहीं कर सकते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी काम को बेहतर तरीके से करता है अनपढ़ व्यक्ति की अपेक्षा, और यही कारण है कि जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जो कम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको उन्हीं के कौशल के अनुसार ही उनको काम दिया जाता है। तो अगर सारे के सारे लोग स्किल्ड हो जाएं, आप खुद ये सोचिए कि किसी देश के सारे नागरिक कोई ना कोई काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हों, उस पर वो दक्ष हों, स्किल्ड हों पूरी तरीके से, तो ऐसे में उस देश की जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अगर किसी देश का कोई राजनेता अगर ये वादा करता है कि हम देश को बहुत ही संपन्नता की ओर ले जाएंगे, तो मेरा ये मानना है अगर उसने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, देश के जो नागरिक हैं, जो युवा हैं, अगर उनको शिक्षित नहीं किया, तो देश की किसी भी प्रकार की स्थिति को बदला नहीं जा सकता, बेहतर नहीं किया जा सकता है, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो। तो शिक्षा नितांत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में एक बेहतर काम करने के लिए। तो आर्थिक संप्रत्यय क्या कहता है, इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होगा वो देश की अर्थव्यवस्था में उतना ही बेहतरीन तरीके से योगदान दे सकता है, अर्थात उसकी जो उत्पादन की क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी। कोई एक स्किल्ड आदमी किसी काम को कम समय में कर देगा और बेहतर ढंग से कर देगा, लेकिन कोई बिना स्किल का जो आदमी है, जो सीखा नहीं है, वो उस काम को एक तो बहुत ज़्यादा समय लगाएगा और उतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है। यही पूरी तरीके से फोकस करते हैं इस पर। तो ये कहते हैं कि शिक्षा वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन व संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है। तो शिक्षा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जैसी बात करेंगे। शिक्षा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अगर शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो उस देश के जब नागरिक ज़्यादा शिक्षित होंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में उनका योगदान बहुत ज़्यादा होगा। और जिस देश में अशिक्षित जनसंख्या ज़्यादा है तो वो देश की जीडीपी में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे और वो देश कभी भी विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर नहीं आ सकता है। तो ये कहते हैं कि आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन का अर्थात उसकी प्रोडक्शन की जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, वो बढ़ेगी और उसके कौशलों का विकास किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। और इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है और उनका आर्थिक विकास किया जाता है। ये इनकी परिभाषा है कि हम अगर शिक्षा में पैसा लगाएं तो देश की जो जनता है, देश के जो युवा हैं, देश के जो नागरिक हैं, वो जब उनके अंदर स्किल आएगी, उनके अंदर कौशल आएगा, तो वो देश की अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनमें अच्छे तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। और ऐसे में फिर क्या होगा, उस देश का आर्थिक विकास होगा और उस व्यक्ति का भी आर्थिक विकास होगा और समाज का भी आर्थिक विकास होगा। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय। तो ये कुल मिलाकर के इनका विचार केंद्र क्या है? इनका विचार केंद्र है व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का मस्तिष्क और व्यक्ति की शारीरिक क्षमता। अर्थात वो शरीर को भी देखते हैं, उसके मस्तिष्क की भी बात करते हैं, अर्थात बुद्धि की बात करते हैं, उसके मन की बात करते हैं, उसके व्यक्तित्व की बात करते हैं, उसकी रुचि की बात करते हैं और क्या बात करते हैं, और उसके व्यवहार की भी बात करते हैं कि वो क्या करता है, क्या कैसे करता है। इन सारी चीज़ों पर अपना फोकस रखते हैं। और इसके बारे में दो परिभाषाएं हमें जाननी है। एक तो पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का, ये मानते हैं कि बालक के अंदर जन्मजात शक्तियाँ होती हैं और उनका विकास करना जरूरी है। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक अर्थात नेचुरल तरीके से समरस, बराबर और प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये बात किसने कही है? पेस्टोलॉजी ने। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। अगली बात जो है वो है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। ये जो फ्रॉबेल हैं, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति को जन्म दिया था, जन्मदाता माने जाते हैं और ये पेस्टोलॉजी के शिष्य हैं। कौन है? शिष्य। तो ये भी कहते हैं कि बालक के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर प्रकट करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।
अगला जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, वो है शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय। शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय ये मानते हैं, जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं ना कि बालक के अंदर जन्मजात शक्तियाँ पाई जाती हैं, इस बात को ये स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका विकास कहाँ होगा, ये कहते हैं कि जिस तरह से समाजशास्त्री कहते हैं कि उस आंतरिक शक्तियों का विकास समाज में ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता, इस बात को ये स्वीकार करते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, उनकी ये परिभाषा है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है, अर्थात आपके अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहरी जीवन से जोड़ना, कनेक्ट करना, यही क्या है, शिक्षा का काम है। हमारे अंदर की आंतरिक शक्तियां जो हैं, हमारे अंदर जो क्षमता है, एक व्यक्ति के अंदर जो क्षमता, एक बालक के अंदर जो क्षमता होती है, वही आंतरिक शक्ति मानी जाती है। और उस आंतरिक शक्ति का बाहरी जीवन से समन्वय स्थापित करना, अर्थात बाहरी जीवन से सामंजस्य बनाना, उससे कनेक्ट करना, और कनेक्ट होकर के जो है वो कार्य करना, खुद का विकास और समाज का विकास करना। तो इस तरीके से ये जो वैज्ञानिक संप्रत्यय है, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा हमने बताई। लास्ट में हम बात करते हैं कि शिक्षा का सही संप्रत्यय क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने शुरू से फर्स्ट पार्ट से पढ़ा था कि शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय, जो फिलोसफर है वो क्या मानते हैं। जैसे हमने वहाँ पर शंकराचार्य को पढ़ा, वहाँ हमने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, वहाँ हमने महात्मा गांधी जी को पढ़ा, वहाँ हमने अरस्तु को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा। तो ये सारे जो फिलोसफर थे, चारवाक को भी हमने वहाँ पर पढ़ा। ये सारे फिलोसफर जो थे वो अपने अपने हिसाब से शिक्षा की परिभाषा को बताते हैं। आगे फिर हमने समाजशास्त्री संप्रत्यय को पढ़ा। तो जो समाजशास्त्री थे वो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, अविरत प्रक्रिया मानते हैं, गतिशील प्रक्रिया मानते हैं। और फिर नेक्स्ट जो हम आज की इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय, फिर इसके बाद आर्थिक संप्रत्यय, फिर मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय, फिर शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और अलग अलग इनके जो विचारक हैं, चाहे वो समाजशास्त्री हो, अर्थशास्त्री हो, मनोवैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक हो या दार्शनिक हो, ये सब जो हैं अपने अपने मन मुताबिक, अपने विचार धारा के अनुसार जो है शिक्षा को परिभाषित करते हैं और उसका उद्देश्य भी अपने हिसाब से वो निश्चित करते हैं। लेकिन क्या इन लोगों की अलग अलग परिभाषाएं क्या पूर्ण हैं? तो पूर्ण तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमें शिक्षा का एक जो वास्तविक संप्रत्यय है, सही संप्रत्यय है, उसकी तरफ जाना होगा, जिसपे शिक्षा की प्रकृति का भी उल्लेख मिलता हो, जिसमें शिक्षा के स्वरूप का उल्लेख मिलता हो, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य का निश्चित होते हों। अर्थात शिक्षा एक तरीके से व्यापक अर्थ में जहाँ पर आए, वही तो शिक्षा का सही संप्रत्यय माना जाएगा। यहाँ जो आप परिभाषा देख रहे हैं, हालांकि मैंने कई जगह पर इस बात को शुरू में भी बोला था कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा निरंतर चलती रहती है और इस शिक्षा का क्या है, एक उद्देश्य होता है, और ये कैसी है, सामाजिक प्रक्रिया। तो देखिए कई बातें यहाँ पर आ गई, निरंतर चलने वाली है, शिक्षा का उद्देश्य होता है, और ये सामाजिक प्रक्रिया है। इसके साथ जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। तो हमने जो देखा कि जो मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय हैं वो भी इसमें शामिल है। उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। व्यष्टि का मतलब मैंने बताया था इंडिविजुअल, अर्थात एक व्यक्ति और व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला जो समूह है, जिसे समाज कहते हैं। शिक्षा के द्वारा दोनों का निरंतर विकास होता है। तो इस परिभाषा में सभी के सभी कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं, और यही वजह है कि इसको मैंने शिक्षा का सही संप्रत्यय बताया है। तो ये परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा किसी समाज में चलने वाली सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है तथा उसके ज्ञान एवं कला में वृद्धि की जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक के रूप में विकसित किया जाता है। और इसके द्वारा जो है एक व्यष्टि अर्थात एक व्यक्ति और समाज दोनों का निरंतर विकास होता है। तो ये जो है शिक्षा की एक कह सकते हैं कि परिपूर्ण परिभाषा है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समाहित हुई हैं।